केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो अपन जो कल अपने नया जो चैप्टर स्टार्ट किया था, फोर्थ लेसन भू संचलन अर्थ मूवमेंट, उनके जो पृथ्वी का भूतल है उसके ऊपर जो परिवर्तन होता है, आपने एक लाइन पढ़ी थी, परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज नेचर ऑफ द वर्ल्ड। यानी चाहे भौतिक भूदृश्य, देखो जैविक जीव है उसके अंदर तो समय के साथ परिवर्तन होता ही होता है, लेकिन जो भौतिक भूदृश्य है उसके अंदर भी समय के साथ क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। अब वो परिवर्तन करने वाले अपने दो प्रकार से होता है मुख्य रूप से, एक तो दीर्घकालिक होता है, एक अल्पकालिक होता है, जिसको आकस्मिक भी बोलते हैं। अब ये जो दीर्घकालिक परिवर्तन या अल्पकालिक जो परिवर्तन होता है, इनके ये जो परिवर्तन होता है उसके पीछे दो प्रकार का जो फोर्स होता है वो काम करता है, और उसके बारे में भी अपने कल पढ़ा था। एक तो होता है अंतर्जातीय बल, एंडोजेनेटिक फोर्स होगा, दूसरा होता है बहिर्जातीय बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब एंडोजेनेटिक फोर्स है, उसका काम होता है कि जो भूदृश्य है उसका निर्माण करना, और जो बहिर्जातीय बल था एक्सोजेनेटिक फोर्स, उसका काम है कि जो भूदृश्य का निर्माण हुआ है उसको वो समतलीकरण का कार्य करता है या समाप्त करने का कार्य करता है। यानी अपन यूँ कहते हैं कि जो एक्सोजेनेटिक फोर्स होता है, बहिर्जातीय बल होता है, वो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, बल्कि बिल्कुल विपरीत काम करता है। एक भूदृश्य का निर्माण करता है, और निर्माण कौन करता है? अंतर्जातीय बल करता है। ये पृथ्वी के भूतल पर घटित होता है, ठीक, सॉरी आंतरिक भाग में घटित होता है। इसी वजह से जो अपन कहते हैं पृथ्वी के ऊपर भूदृश्य का निर्माण होता है, और जो बहिर्जातीय बल होता है वो भूतल पर काम करता है, ठीक है ना, और वो समतलीकरण का काम करेगा। अब अभी जो अपनी ये क्लास है आज की, इसके अंदर इस चीज़ की बात करेंगे कि आपका ये जो टॉपिक है अर्थ मूवमेंट, उसके अंतर्गत जो अपने पढ़ा था कि जो स्थल रूपों का प्रभावित करने वाले जो कारक है, तो उसमें एक तो अंतर्जातीय बल है, बहिर्जातीय बल, उसका वापस एक प्रकार का अलग अलग जो वर्गीकरण था वो अपने कल देखा था, जिसमें आकस्मिक अंतर्जातीय बल होगा और पटल विरूपणी बल होगा। उसी तरह से जो बहिर्जातीय बल था उसके बारे में अपन ने देखा था कि जो अनासादन का प्रक्रम होता है, डेनिडेशन की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर दो चीज़ें थी। अब जो अनासादन की क्रिया थी, इसके अंदर दो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से होती है। दो प्रक्रिया का संयोग होता है, अपक्षय प्लस ये अनासादन है, और ये बहिर्जातीय बल है वो काम करता है, ठीक है। और उसी तरह से जो अंतर्जातीय बल थे उसमें आकस्मिक आता है, और अंतर्जातीय बल है उसमें एक तो आकस्मिक अंतर्जातीय बल आता है, एक पटल विरूपणी आता है। और उसी के वापिस दो प्रमुख भाग अपन ने देखे थे, माध्यजनक बल देखा था, पटल विरूपणी देखा था। अब पटल विरूपणी जो बल है ये पर्वत निर्माणक बल है, एक गलती से हो गया। तो एक्चुअल में जो पटल विरूपणी बल है उसमें एक तो महाद्वीपजनक बल है, दूसरा पर्वत निर्माणक बल है। ये महाद्वीपों का निर्माण करने वाला बल होता है, और वो पर्वतों का निर्माण करने वाला। तो जो पर्वतों का निर्माण करने वाला बल होता है उसके दो प्रमुख भाग है, एक तो है तनाव, दूसरा है संपीड़न। यानी एक तो है टेंशन के रूप में, एक कंप्रेशन के रूप में। अब देखिए ये जो प्रक्रिया है तनाव है, इसमें क्या होता है, जो दो चट्टानें होती है वो विपरीत दिशा में गमन करे, एक लेफ्ट जाएगा एक राइट जाएगा, तो उसमें तनाव होगा, खिंचाव होगा। क्या होगा? उस वजह से एक तो भ्रंश, एक दरार जिसको
फ्रैक्चर बोलते हैं, एक छटकने जो क्रैक्स होते हैं ना वो। ये 3 प्रकार की जो क्रिया होती है वो पर्वत निर्माण का जो बल होता है उसमें जो तनाव लगता है उसकी वजह से होती है। उसमें एक तो भ्रंश होता है, एक दरार होगी, एक चटकने होती है जिसको इंग्लिश के अंदर क्रैक्स, और एक को बोलेंगे फ्रैक्चर, और ये फॉल्ट होता है। उसी तरह से जब संपीड़न होता है इसमें क्या होती है, 2 चट्टानें हैं एक दूसरे की दिशा में गमन कर, इसमें तो एक दूसरे के विपरीत करती है। अब जब अपन ये देखते हैं कि जब 2 चट्टानें एक ही दिशा में क्या होती है, गमन करती है, तो वो कंप्रेशन होगा, संपीड़न होगा, इससे वलन का निर्माण होता है। एक तो संवलन होता है, एक होता है वलन। अब जो ये वलन है ये फोल्ड होता है, ये संपीड़न की वजह से होगा। किस वजह से होगा? संपीड़न की जो क्रिया होती है पर्वत निर्माण के समय, उस समय ये होगा। अब अभी की जो क्लास है उसके अंदर और आपका ये जो टॉपिक है इसमें प्रमुख रूप से जो चीज़ें अपन को पढ़नी है विस्तार से, वो एक तो पढ़ना है भ्रंश जो तनाव के अंतर्गत आएगा, और दूसरा पढ़ना है अपन को वलन फॉल्ट जो संपीड़न के अंतर्गत गिना जाएगा। तो अभी जो अपन बात करेंगे वो वलन की जो क्रिया होती है, जो फॉल्ट होता है वो किस प्रकार से होगा उसकी बात करेंगे। ये जो वलन और ये जो फॉल्ट होता है, तो देखिए जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है, अंतर्जातीय बल होता है, उसमें अपने देखा था 2 प्रकार का संचलन होता है, 2 प्रकार का मूवमेंट होता है। यानी जो अंतर्जातीय बल होता है उसके अंदर जो संचलन होगा अब एक तो होता है लंबवत, दूसरा होता है क्षैतिज संचलन। तो जो इस प्रकार से हो रहा है इसको तो अपन बोलेंगे ये क्षैतिज संचलन होगा, और जैसे ये लंबवत रूप में होगा तो ये पहले प्रकार का होगा वर्टिकल रूप में और हॉरिजेंटल रूप में। अब देखिए तो जो अंतर्जातीय बल है द्वारा जो क्षैतिज संचलन होता है इस प्रकार का, जो हॉरिजेंटल जो मूवमेंट होगा, तो उससे क्या होती है, जो सेलें होती है उन सेलों में संपीड़न की जो स्थिति है वो उत्पन्न होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे ये समझना है कि जब भी अपन फॉल्ट की बात करोगे तो वो कौन सी क्रिया का परिणाम होगा, संपीड़न का होगा। अगर वलन की बात करोगे तो वो कौन सी क्रिया के अंतर्गत गिना जाएगा, संपीड़न का रूप होगा। किसका होगा? तो ये जो संपीड़न है, कंप्रेशन जो होता है, तो उसकी वजह से ही क्या होगा, वलन की जो क्रिया है वो घटित होती है। अब ये देखेंगे कि जो अंतर्जातीय बल है तो उसमें जो क्षैतिज संचलन के द्वारा जो सेलों में संपीड़न की स्थिति उत्पन्न होती है, तो जो सेल होती है, अब जैसे 2 प्रकार की ये सेलें हैं, अब इनमें संपीड़न की जो क्रिया है वो घटित हो रही है। दोनों चट्टानें हैं, ये 2 सेलें हैं, तो वो एक दूसरे की ओर गमन कर रही है। तो जैसे ये पास में आएगी इसमें टकराट होगी। क्या होगी? टकराट। उससे क्या होगी कि जो सेलें हैं उसमें ऐसे लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, ये इस तरह से। तो ये जो मोड़दार संरचना होती है
इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, बलन बोला जाएगा। ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो अंतर्जातीय बल है उसमें जो क्षैतिज संचलन होता है इस प्रकार से, तो सेल क्या होती है, उस सेलों के अंदर संपीड़न के कारण लहरदार मोड़ पड़ जाते हैं, ठीक है ना। और इससे जो और ये जो मोड़ पड़ते हैं उसी को अपन वलन बोलते हैं। और इस वलन के तहत जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसको अपन वलित पर्वत बोलते हैं। यानी वलन के द्वारा यानी वलन से जो वलन की क्रिया के कारण जो पर्वत निर्मित होते हैं उसको अपन वलित पर्वत यानी फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। यानी इस प्रकार से अगर कोई पर्वत है उसका जो निर्माण हो रहा है तो उसके पीछे वलन काम करेगा, और वलन से जिस पर्वतों का निर्माण होता है इसीलिए उसको अपन वलित पर्वत फोल्डेड माउंटेन बोला जाता है। तो इस तरह से जो सेल है और इस तरह के जो सेलों में जो मोड़ पड़ते हैं उसी मोड़ को अपन वलन कहते हैं। हम सीधा सा अर्थ ये हो गया कि अंतर्जातीय बल है उसमें क्षैतिज संचलन होने के कारण जो संपीड़न की क्रिया होती है उससे सेलों में क्या होता है, मोड़ पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं। और इस मोड़ को ही अपन क्या बोलते हैं, वलन बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको फॉल्ट बोलते हैं। और जो फॉल्ट से जो पर्वत बनता है उसको अपन हिंदी में बोलेंगे वलित पर्वत, इंग्लिश में बोलेंगे फोल्डेड माउंटेन। और उसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार से मोड़दार होती है। क्या होती है, और ये जो मोड़ होते हैं उसी को अपन वलन बोलते हैं। तो ये जो क्रिया होती है उसका सीधा संबंध होता है पर्वत निर्माण के जो संपीड़न होता है उससे होता है, और संपीड़न की वजह से ही जो वलन की जो क्रिया है वो क्या होती है, घटित होती है। तो अभी अपन देखेंगे कि ये जो वलित पर्वत है उसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार की होती है। अब क्या होता है कि एक भाग जो ये ऊपर उठा हुआ होता है वलित पर्वतों के अंदर, ये, और एक भाग होता है ये नीचे धंसा हुआ। तो जब वलित पर्वतों का निर्माण होता है तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जैसे ये भाग आपको दिख रहा है, तो इस भाग को अपनति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये ध्यान रखना। यानी जब वलित पर्वतों का निर्माण होता है, वलन होता है, तो वलन के कारण जो भूभाग ऊपर उठता है पर्वतों का उसको अपन क्या बोलते हैं, अपनति। और जो भूभाग क्या होता है नीचे धंसता है उसको अपन बोलते हैं अभिनति। ये तो आई बात समझ में। तो ये तो आपके जो होगा वो एंटीक्लाइन होगा, ऊपर उठा हुआ, और इसको बोल दे सिनिक्लाइन बोला जाएगा। तो ऊपर उठा है वो अपनति, अप यानी इंग्लिश में अप यानी क्या होता है, ऊपर उठता है इंग्लिश के अंदर, और अभिनति मतलब वो नीचे धंसा हुआ भाग होगा जब उनका क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जब मोड़ पड़ती है तो ऊपर का जो भाग होता है, जो सर्वोच्च भाग होता है वो अपनति, और नीचे धंसा हुआ भाग होता है वो क्या कहलाता है, अभिनति उसको कहा जाएगा। अब देखिए ये जो आपको भुजाएं दिख रही है, जैसे ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। तो अपन देखिए वलन की दो भुजाएं होती है, एक वाली भुजा ये होगी और दूसरी वाली भुजा ये होगी, ये। तो इसीलिए कहा जाएगा कि जो वलन होती है उसकी दो भुजा होती है, और लिप ऑफ फॉल्ट्स, यानी ये जो दोनों हैं ये भुजा है उसको वलन की भुजा कहा जाएगा। यानी आपको कहा जाएगा कि वलन की भुजा कौन सी होती है, तो ये दो भुजा, एक तो इस साइड की होगी लेफ्ट की, एक होगी राइट साइड की। तो इन दोनों को अपन कहते हैं वलन की कितनी भुजा होती है, तो हमेशा दो भुजा होती है। इसको इंग्लिश के अंदर लिम्स ऑफ फॉल्ट बोला जाएगा। अब देखिए जो ये अपनति, अभिनति है और जो लिम्स ऑफ जो फॉल्ट है, अब इसके अलावा अपन ये देखिए कि एक होता है अपनति अक्ष होता है, दूसरा होता है अभिनति अक्ष। अब जैसे ये भाग है
ये आपको दिख रहा है अपनति वाला भाग। तो अपन देखिए जो अपनति का जो ऊपर उठा हुआ भाग होगा, सर्वोच्च भाग होता है, उसको अपन अपनति अक्ष बोलते हैं, एक्सेस ऑफ एंटीक्लाइन होगा। और जो नीचे धसा हुआ होगा उसी प्रकार उसको अभिनति अक्ष बोला जाएगा। तो ये जो ऊपर उठा हुआ सर्वोच्च भाग होगा ये, उसको अपनति अक्ष बोला जाएगा। यानी आपको कहते हैं कि अपनति अक्ष क्या होगा, तो जो अपनति का जो वलन का जो सर्वोच्च ऊपर उठा हुआ भाग होता है, और उसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, अपनति अक्ष बोला जाएगा, एक्सेस ऑफ एंटीक्लाइन बोला जाएगा। और नीचे धसा हुआ भाग होगा उसको बोला जाएगा अभिनति अक्ष। जैसे अपनति ऊपर उठा हुआ अक्ष होगा, उसी तरह से अभिनति यानी नीचे धसा हुआ वो अक्ष होगा। अब एक चीज आती है कि जो अभिनति और अपनति जो तल होता है वो क्या होगा, तो इन दोनों के बीच में जो सर्वोच्च उठा हुआ भूभाग होता है और जो नीचे धसा हुआ भाग है, उसके बीच का जो तल होगा उसको अपन वलन का तल बोलते हैं, फोल्ड ऑफ प्लेन बोला जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए जो ये तल होगा, तो उसी तरह से जैसे ये ऊपर उठा हुआ होगा तो अपनति अक्ष बोला था, नीचे धसा उसको जो ऊपर उठा उसको अपनति अक्ष बोला था, और नीचे धसा हुआ उसको अभिनति अक्ष बोला था। उसी तरह से इसके बीच का ये जो भाग होगा, ये ऊपर उठा हुआ और नीचे धसा, उसके बीच का जो तल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ये अभी जो अक्षीय है वो तल बोला जाएगा। यानी एक होगा अपनति तल, दूसरा होगा अभिनति तल होगा, ठीक है ना। तो जिस अभी बात इसमें कि अपनति अभिनति वलन की दो भुजाएं होती है, जो सर्वोच्च ऊपर उठा हुआ भूभाग होता है उसको अपनति अक्ष बोला जाएगा, और नीचे धसा हुआ जो अक्ष होगा उसको अभिनति अक्ष बोला जाएगा। तो ये अपनति अक्ष और नीचे धसा हुआ उसको अभिनति अक्ष। उसी तरह इन दोनों के बीच में जो इसका एक तल होता है उसको, ये तल होगा तो अपनति तल होगा, और ये होगा तो अभिनति तल होगा। तो ये जो वलन होता है, जो फॉल्स होता है, उसके अंदर ये इस प्रकार की अपन ये कहते हैं जो शब्दावली है उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। और ये कौन सी क्रिया से घटित होता है, एंडोजेनेटिक फोर्स तो होता ही है, पर्वत निर्माण का रूप होगा, उसका जो संपीड़न वाली जो प्रोसेस होती है उसके तहत वलन का निर्माण है वो होता है। अब अपन देखिए वलन की जो प्रकार है वो पढ़ना है। अब वलन के प्रकार किस आधार पर होंगे, तो स्वाभाविक रूप से जो सेल होती है, चट्टान होती है, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो बनावट है वो किस प्रकार की है, यानी कोई कठोर सेल है या कोमल सेल है या मुलायम सेल है। तो कोमल सेल है तो वलन अलग प्रकार का होगा, कठोर सेल है तो उसमें वलन की क्रिया अलग होगी, क्योंकि अब स्वाभाविक रूप से जो चट्टानें हैं या जो सेल है कोमल या मुलायम होगी उसमें वलन की क्रिया वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और जो सेल या जो चट्टान होगी वो कठोर होगी, हार्ड होगी, उसके अंदर जो वलन की क्रिया है वो अपन को कम दिखेगी। क्योंकि देखिए मुलायम चट्टानें होगी तो उसमें जो कंप्रेशन होगा, जो संपीड़न होगा वो तेज होगा, तीव्र गति से होगा, तो उसमें जो मोड़ पड़ने की जो संभावना है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। और जो कठोर या हार्ड चट्टानें होगी उसमें जो कंप्रेशन तो होगा, संपीड़न तो होगा, लेकिन वो इतनी रफ्तार से नहीं होगा, तो मोड़ तो पड़ेंगे लेकिन वो मोड़ पड़ने की जो संभावना है वो कम होती है। तो कहने का मतलब जो वलन होगा वो चट्टानों की संरचना के ऊपर है, वो निर्भर करता है, उसको भी पढ़ेंगे। तो वलन के प्रकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। वलन के प्रकार, तो देखिए वलन का जो स्वरूप या जो स्वभाव होता है
यानी जो वलन होगा उसका जो प्रकार है या उसका जो स्वरूप है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सेल या चट्टानों के ऊपर। अब देखिए सेल या चट्टान है उसके दो ही रूप हो सकते हैं मुख्य रूप से। अब जब क्या है कि या जब चट्टानें या तो कोमल है या मुलायम होगी, तो जब कोमल या मुलायम होगी तब तो जो वलन है वो अधिक होंगे। अगर इस प्रकार की सेलें हैं, उनका स्वभाव कैसा है, कोमल या मुलायम वाला है, तो निश्चित रूप से वलन होता जो फोल्ड है उसमें क्या पाई जाएगी, अधिकता पाई जाएगी या वो अधिक पड़ेंगे। लेकिन इसके विपरीत अगर स्थिति देखिए तो जो सेल या चट्टान होगी वो क्या है, कठोर प्रवृत्ति की है, हार्डनेस वाली है, तो अपन देखिए जो वलन होगा वो कम होंगे। क्या होंगे, कम। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो वलन के प्रकार हैं वो सेल का जो स्वभाव होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कठोर सेल होगी वलन कम होंगे, मुलायम या कोमल सेल होगी तो वलन है वो अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब देखिए वलन के जो प्रकार हैं वो तो अपन आगे पढ़ेंगे। वलन के प्रमुख रूप से 10 प्रकार है, वो अपन को पढ़ने हैं अलग अलग करके, एक एक करके। उससे पहले अपन देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी अपन जो स्थल होता है, स्थल की जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी संरचना होती है, कोई भी स्थल होगा उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो संरचना होती है, उसको जानने के लिए दो जो तरीके हैं, दो जो क्रिया है उसको समझना जरूरी है। यानी जब भी जो भी स्थल है उसकी जो संरचना है वो कैसी है उसको समझने के लिए अपन कहते हैं दो प्रकार के जो शब्दावली जिसको कह सकते हैं, दो प्रकार की जो क्रिया है उसको कह सकते हैं। तो एक तो उसके अंतर्गत होती है समझने के लिए, एक तो होती है नति, जिसको इंग्लिश के अंदर डीप बोलेंगे। दूसरा होता है नतिलम, स्ट्रिक बोलेंगे जिसको। ये दोनों जो क्रिया होती है डीप या स्ट्रिक की, नति या नति लंब की, ये दोनों क्या चीज़ें होती है, क्योंकि जब अपन वलन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर नति तथा जो नति लंब होता है उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो स्थल की जो बनावट होती है वो उसके अंदर नति तथा नति जो लंब की जो क्रिया है उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन दोनों मतलब योगदान का मतलब इन दोनों क्रिया, ये चीज़ें क्या होती है उस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी होती है। नति किसे कहेंगे और नति लंब है वो किसे कहेंगे। तो देखिए पहले अपन बात करेंगे नति की, डीप की बात करेंगे। तो देखिए जैसे परतदार या जो रूपांतरित या कायांतरित सेलें होती है, सेलें तो अपन देखिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आग्नेय सेलें होती हैं, परतदार जिसको अवसादी भी बोलते हैं, तीसरी कायांतरित जिसे अपन रूपांतरित भी कह सकते हैं, इसको प्राथमिक, द्वितीयक और कायांतरित सेलें भी कह सकते हैं। अब देखिए जो नति वाली प्रक्रिया है, तो जो इस प्रकार की जो सेलें होती है, परतदार है या कायांतरित सेल है, इन सेलों में स्तर पाए जाते हैं, एक प्रकार की जो लेयर है वो पाई जाती है इन दोनों सेलों में। क्योंकि इसके अंदर तो जो लेयर है वो नहीं बनती है, आग्नेय सेलों के अंदर स्वाभाविक रूप से अपन कहते हैं जो स्तर होती है, लेयर है वो नहीं बनती है, लेकिन इन दोनों के अंदर स्तर पाए जाते हैं। क्या भाई, जैसे ये है इस तरह से
ये। अब जब अपन ये बात कर रहे हैं कि परतदार तथा कायंती जो सेल है इसके अंदर स्तर पाए जाते हैं, तो जो क्षैतिज तल के सारे ये जो स्तर होते हैं वो क्षैतिज तल होता है उसका, जैसे इस प्रकार का ये जो तल है उस तल के सारे कुछ डिग्री अपन बोल सकते हैं, उस डिग्री का एक कोण बनता है। क्या बनता है? यानी जो ये जो तल होता है जिसको अपन क्षैतिज तल बोलते हैं, ये जैसे सेल है पूरी, इस सेल में जो क्षैतिज तल होता है उसके ऊपर इस क्षैतिज तल के सारे कोण बनता है, और कोण तो स्वाभाविक रूप से है वो डिग्री में ही होगा। अब ये जो कोण बनता है तो बनाते हुए जो क्षैतिज रेखा होगी तो क्षैतिज रेखा के सारे झुका हुआ होगा। अब कहने का मतलब ये जैसे ये तल है, इस तल की इस जो चट्टान है पूरी एक प्रकार से, अब ये इस चट्टान का क्या है? तल है। तो जब ये सेल होगी जो उसकी मोटाई होगी इस तरह से ये मोटाई होगी तो वो क्या है? इस तल के सारे झुकी हुई होगी, और झुकी हुई होगी तो सीधी सी बात है वो कितने डिग्री एंगल पे झुकी हुई है तो उसका कोण तो हो गया होगा। तो वो कितने जो झुकाव होगा और जो झुकी हुई रहती है और इसी झुकाव को अपन नति बोलें। कहने का मतलब ये हो गया कि जो सेल होती है वो अपने क्षैतिज तल के सारे कितने डिग्री पे झुकी हुई है, उस जो झुकाव है उसी झुकाव को अपन क्या बोलते हैं? नति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नति। अब मान लिया कि ये पूरी सेल है, ये इसका तल है। अब ये जो सेल है वो इस क्षैतिज तल के सारे कितने डिग्री झुकी हुई है उस झुकाव को ही अपन क्या बोलेंगे? नति बोला जाएगा। अब ये जो नति होती है इससे दो बातें क्लियर होती है, यानी किसी भी सेल के अंदर नति है वो किस चीज को क्लियर करती है? तो दो बातें हैं उसको स्पष्ट करती है। पहली बात तो ये होती है कि सेलों की जो परत है वो किस प्रकार की है, और दूसरी जो बातें हैं वो ढाल का कोण कितना है। ये दो बातें क्लियर होती हैं, यानी कहने का मतलब अब आप समझ आ गया। जैसे ये सेल है वो अपने तल पर कितने डिग्री का झुकी हुई है उस झुकाव को ही अपन क्या बोलेंगे? नति बोलेंगे। अब इस नति से दो चीजें हैं वो क्लियर हो रही है। एक तो क्या होती है, जो सेल होती है उसकी जो परत है वो किस प्रकार की है, जैसे अभी बड़ा कठोर है, हार्ड है वगैरह, किस प्रकार की है। दूसरी बात है कि उस जो भी स्लोप बनेगा, जैसे ये है स्लोप बन रहा है तो कितने डिग्री के बनेगा, उसका जो कोण है उस कोण का पता चलता है। अब ये किससे पता चलेगा? ये सेल की परत तथा ढाल का कोण है वो उसकी नति से पता चलेगा, डीप से पता चलेगा। अब जैसे कोई सेल है वो कोमल होगी तो सीधी सी बात है जो कोण होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा, सॉरी कम होगा। और जो कठोर होगी सीधी खड़ी है तो उसका जो कोण होगा वो क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये दोनों बातें नति है उससे क्या होती है? क्लियर होती है। उसके बाद नति जो लंब है, जो स्ट्रीक है, वो क्या चीजें होती है। अब ये जो प्रक्रिया है इसको आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। मान लिया कि आप कोई भी क्षैतिज तल है, जैसे मान लिया कि यही क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल के सारे जो कोण बन रहा है, मान लिया कि वो 90 डिग्री का बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? 90 का या 60 का, एग्जाम्पल के लिए समझना है, या वो 30 डिग्री का ही बन रहा है। अब बात क्या होती है कि जो क्षैतिज तल है, जैसे ये तल है, इस तल के सारे चट्टानें होगी, वहाँ जैसा धरातल होगा उसके अनुसार उसका जो एंगल है वो बनेगा। जैसे 30 का बन सकता है, 16 का बन सकता है, 19 का भी है वो बन सकता है। उससे दो चीज़ें होती है। एक तो देखिए क्या होगा कि उसका जो कोण है वो क्षैतिज तल है, उसका कोण कितने डिग्री का बन रहा है। अब दूसरी बात है कि उसके जो ढाल है उसकी दिशा किस प्रकार की होगी। तो मान लिया कि उसका इन तीनों में से कोई भी एक है। मान लिया कि ये जो क्षैतिज तल है
उसका कोण बन रहा है 60 डिग्री का, और ढाल की जो दिशा है वो मान लिया कि दक्षिण है, या उत्तर भी हो सकती है, दोनों में से, या समझने के लिए एक ही लिखते हैं, मान लिया कि वो दक्षिण दिशा है, कौन सी है? तो बात क्या होगी, अब ये आपके एक प्रकार से सवाल है कि जो भी स्थल है उसका जो क्षैतिज तल है वो 60 डिग्री का है और ढाल की दिशा है दक्षिण है या उत्तर है। अब जो क्षैतिज तल 60 डिग्री और ढाल की दिशा दक्षिण है, तो उसकी नति होगी वो कैसी होगी? तो इसकी जो नति होगी वो होगी 60 डिग्री दक्षिण होगी। यानी मान लिया कि एक जो जमीन है, जो स्थल भाग है, उसके ऊपर जो क्षैतिज तल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है और जो ढाल की दिशा है वो दक्षिण है। तो उसका जो नति होगी उसको किस रूप में लिखेंगे? अब इसकी जो नति है वो होगी 60 डिग्री दक्षिण। ये उदाहरण के रूप में क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो ढाल का कोण है, कोण आ गया 60 डिग्री, ढाल की दिशा है वो किस दिशा में, दक्षिण उत्तर वगैरह है। अब उसकी नति ज्ञात करने जाओगे तो जो कोण है वो का वही रहेगा और वो किस दिशा में ढाल है। तो सीधी सी बात है कि 60 डिग्री का उसका जो ढलान है वो कोण तो 60 डिग्री का बन गया और उसकी जो दिशा है वो किस है, तो उसको अगर ये देखा जाएगा कि फिर उसकी जो नति है वो डीप है, वो क्या होगी, तो वो क्या हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। ये नति है उसको अपन क्लियर करते हैं। उसी तरह से जो नति लंब होगा स्ट्रिक होता है, तो नति के साथ जो समकोण बनाने वाली जो रेखा होती है, कहने का मतलब जैसे कि ये नति है, इसके साथ जो लाइन 90 डिग्री का कोण बनाती है, जैसे अपन डायग्राम के द्वारा समझते हैं इसको। ये अलग अलग जो चट्टान का जो स्तर होता है, लेयर होती है, वो है, ठीक है ना, ये शैलो की। अब देखिए ये जो भाग है वो ढलान बना रहा है, कोण बना रहा है एक प्रकार से। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपको कोण सीधा दिख रहा है ये तो होगी आपकी नति होगी, क्या होगी, ये अब जो नति के साथ जो समकोण बनाने वाली रेखा होती है, जैसे ये नति है इसके साथ समकोण ये लाइन बनाएगी। अब जैसे मान लिया कि ये लाइन नहीं होगी तो समकोण नहीं बनेगा, तो नति के साथ जो समकोण बनाने वाली जो रेखा होती है उसको अपन बोलते हैं नति लंब बोलेंगे। तो ये जो लाइन है वो नति लंब कहलाती है, स्ट्रिक कहलाती है। अब हमेशा ही देखिए कि नति के साथ जो नति लंब का कोण होता है वो 90 डिग्री एंगल पे होगा। एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा जो नति लंब होता है, जो नति होती है वो नति लंब के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का बनाएगी? तो देखिए जो नति के साथ समकोण बनाने वाली रेखा है तो उसको झुका हुआ जो स्तर होता है उसी को अपन नति लंब बोलते हैं। और जो नति लंब होती है, ये जो नति लंब है वो हमेशा ही नति के ऊपर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का। इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पे तो कोई भी कोण अलग अलग हो सकता है नति का तो,
लेकिन नति लंब है वो हमेशा नति के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का। और इसीलिए तो अपन कहते हैं कि ये जो नति है, ये नति लंब, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का? तो एक बात क्लियर है कि नति लंब है वो नति के साथ 90 डिग्री के एंगल पे ही होती है। तो ये जो दोनों शब्द हैं नति तथा नति लंब वो क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए ये जो नति तथा जो नति लंब है वो वास्तविक रूप में अपन देखते हैं कि जब पर्वतों का निर्माण होता है, जिसमें मुख्य रूप से अभी अपन को पढ़ना है वलन है, उसमें किस प्रकार से काम आएंगे उसको समझना है। तो नति है वो अब क्लियर हो गया होगा। और नति लंब क्या होगी है, हमेशा ही जो नति लंब होता है वो नति के साथ 90 डिग्री के कोण पे होता है। और ये जो नति होती है वो दो चीज़ों को क्लियर करती है, शैलों की परत को और उसके ढाल को, ये कोण को। और उसको पढ़ा जाएगा तो कैसे किया जाएगा, जैसे क्षैतिज तल होता है उसके ऊपर वो कितने डिग्री का कोण बनाती है और उस ढाल की दिशा है वो किस प्रकार की होगी। तो नति कितने हो जाएगी, वो 60 डिग्री दक्षिण हो जाएगी। ये अलग अलग जो भी ढाल होगा उसके अनुसार जो कोण है वो अलग अलग बनेगा, लेकिन नति लंब का कोण हमेशा कितने भी बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। तो ये आपकी हो जाएगा ये नति तथा जो नति लंब का जो डायग्राम है उसको अपन इस प्रकार से ये वो समझ सकते हैं। अभी अपन जो वलन के प्रकार है उसको शुरू करेंगे। चलिए तो जो वलन के प्रकार है वो भी अपन देखेंगे। तो इतना तो अपन ने अभी देख लिया था कि जो वलन के प्रकार है वो शैल का जो स्वभाव होता है उसका जो स्वरूप होगा उसके ऊपर डिपेंड है वो करेगा। तो देखिए सामान्य रूप से जो अपन मानते हैं कि जो वलन होता है, वलन की दो भुजा होती है, जैसे अभी अपन ने देखा था। अब वलन की ये जो भुजाएं होती है और वलन की दो भुजा होती है, कितनी होती है, एक लेफ्ट वाली और एक राइट वाली है। इस प्रकार से इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं लिम्स ऑफ फॉल्ट। अब देखिए सामान्य रूप से जो वलन की दो भुजाओं का जो झुकाव होता है, जैसे ये भुजा इस तरफ झुकी हुई है और ये भुजा इस तरफ झुकी। अब इस भुजा का झुकाव इस तरफ है, देखिए, और इस भुजा का झुकाव है वो इस तरफ है, तो बराबर होता है। परंतु वास्तविकता अब जैसे देखने को मिल रहा है कि ये दोनों भुजा है वलन की, इसका जो झुकाव है वो बराबर है, लेकिन वास्तविक रूप से अपन देखते हैं कि एक ही जो वलन होता है उनकी दोनों भुजाएं उसका झुकाव भी अलग अलग हो सकता है। अब मान लिया कि ये वलन एक ही है, ये भुजा देखो आपको ज़्यादा झुकी हुई नजर आ रही है, ये भुजा कम है, तो अपन देखिए कि जो वलन होता है उसकी दोनों भुजाओं में जो झुकाव होता है बराबर होता है, लेकिन वास्तविक रूप में अपन देखिए एक ही वलन की जो दो भुजा होती है उसका जो झुकाव होता है वो वास्तव में अलग अलग होता है। और ये जो अलग अलग होता है इसके आधार पर ही वलन के क्या है, अलग अलग प्रकार होते हैं। यानी आपको सीधी सी ये बात बोली जाएगी कि वलन के जो प्रकार है वो किस आधार पर, तो शैलों का स्वभाव है उसके आधार पर तो है, लेकिन मूल जो थ्योरी है वलन के प्रकार की वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी जो ये दोनों भुजा है उसमें झुकाव किस प्रकार का होता है, कम है, ज़्यादा है, बराबर हो रहा है या और भी किसी प्रकार से हो रहा है। तो कहने का मतलब है जो वलन है इन दोनों भुजाओं में जो झुकाव है वो अलग अलग होगा, और अलग अलग होने के कारण ही वलन के जो है वो अलग अलग प्रकार है वो अपने को देखने को मिलते हैं। तो अपन देखिए वैसे तो मुख्य रूप से तो 5 प्रकार के वलन है, जो कुल मिलाकर अगर वलन की बात करोगे
अन्य प्रकार के वलन को जोड़कर और मुख्य प्रकार के वलन है उन दोनों को जोड़कर, तो जो वलन के प्रकार है वो 10 प्रकार है वो देखने को मिलते हैं। ये ध्यान रखना है, वलन के जो प्रकारों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होती है, 10 होती है। और ये 10 वलन के जो प्रकार है वो किस आधार पर है, उसकी भुजा के झुकाव के आधार पर है। यानी सीधी सी बात बोली जाएगी, जो वलन के जो प्रकार है वो किस आधार पर, तो जो भुजा है उसका झुकाव है वो बराबर हो रही है कि एक ज़्यादा, भुजा का झुकाव ज़्यादा है, एक का कम है, एक का 90 डिग्री पे है या और किसी भी प्रकार से है, तो उसके आधार पर है वो वलन के प्रकार होते हैं। तो अभी जो अपन एक एक करके जो वलन के प्रकार है उनको अभी यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वलन है को निम्न भागों में, या अपन ये कह सकते हैं कि वलनों का जो वर्गीकरण है वो 10 आधार पर करते हैं। तो वलनों के जो प्रकार है उसमें जो पहला प्रकार है, पहले एक एक करके टोटल नाम लिख देते हैं 10 प्रकार के, उसको फिर बाद में एक एक करके उसको पढ़ेंगे विस्तार से। पहला है सम्मित वलन है, दूसरा है असम्मित वलन है, तीसरा है एक दिक्नत या एक नति वलन है, तीसरा जो वलन चौथा वलन है वो समनत वलन है, पांचवा वलन है वो परिवलित वलन है, ये तो है मुख्य प्रकार से वलन, यानी आपको मुख्य रूप से वलनों के प्रकार कहा जाएगा तो वो ये 5 प्रकार, सम्मित वलन, असम्मित, एक दिक्नत या एक नति वलन, समनत वलन और परिवलित। इसको बोले सिमेट्रियल फॉल्स बोलेंगे, इसको एजियोमेट्रियल फॉल्स बोलेंगे, इसको मोनोक्लाइन फॉल्स बोलेंगे, और इसको आइसोक्लाइन फॉल्स बोलेंगे, और इसको रिकम्बेंट जो फॉल्स है वो बोलेंगे। अब देखिए इन 5 वलनों के प्रकार के अलावा भी 5 ऐसे प्रकार है जो वलनों के जो प्रकार है वो देखने को मिलते हैं फॉल्स के, तो उसका भी अपन एक एक करके नाम लिखेंगे। और इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ऊपर वाले जो तीनों वलन होते हैं वो जो एंडोजेनेटिक फोर्स होता है उसके जो 2 प्रकार थे संचलन के मूवमेंट के, एक तो था वर्टिकल रूप में, एक होता है हॉरिजेंटल रूप में। तो ये जो ऊपर वाले जो तीनों वलन के प्रकार है वो लंबवत संचलन से बनते हैं। यानी वर्टिकल जो मूवमेंट होगा उसकी वजह से होंगे ये तीनों, और ये जो दोनों होते हैं वो क्षैतिज संचलन की वजह से बनते हैं। लेकिन एक चीज और है, ये जो वलन होता है तीसरा, ये लंबवत से भी बन सकता है और क्षैतिज से भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये जो दोनों हैं वो निश्चित रूप से किससे बनते हैं, लंबवत से ही बनेंगे, और ये दोनों बनते हैं वो क्षैतिज से बनेंगे। ये वैसे इससे भी बन सकता है, इससे भी बन सकता है। अब जो वलन का जो छठा प्रकार है वो है प्रतिवलन। ये सातवां जो प्रकार है वो अवनमन वलन है। वलन का जो 8वां जो प्रकार देखने को मिलता है वो पंख वलन है।
पंखा वलन है, और जो 9वां है वो खुला वलन है, और 10वां वलन है वो बंद वलन है। तो ये टोटल कुल मिलाकर वलन है, उसके जो 10 प्रकार है वो अपन को देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रतिवलन है उसको ओवरटर्न्ड फॉल्ट बोलेंगे, इसको प्लंगिंग फॉल्ट बोलेंगे, इसको फैन फॉल्ट बोलेंगे, इसको ओपन और इसको क्लोज जो फॉल्ट है वो बोला जाएगा। अब देखिए ये मुख्य हैं और ये अन्य है। अब पहले सम्मित को देखेंगे, और ये जितने भी प्रकार है, एक चीज़ मैं वापस यहाँ दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि जितने भी वलन आपको देखने को मिल रहे हैं, तो जो वलन की जो भुजा होती है, जो लिम्स ऑफ फॉल्ट्स होता है, उसकी वजह से बने। क्योंकि जो भुजा होती है उसका जो झुकाव है वो किसी भी प्रकार से हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, एक भुजा ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है, 90 डिग्री पे भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर जो वलन की जो भुजा होती है उसके झुकाव के आधार पर ही ये अलग जो वलन है वो देखने को मिलते हैं। तो अभी अपन जो एक एक वलन है उसको विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले भी जो देखेंगे वो सम्मित वलन है, उसको देखेंगे। सिमेट्रिकल फॉल्ट्स है। अब देखिए ये जो पहली बात तो है कि जो वलन है वो लंबवत संचलन की वजह से बनता है। ये चीज जो अंतर्जातीय बल है वो तो काम करते ही है, जो संपीड़न है वो भी काम करता है, लेकिन वो किस रूप में काम करेगा, वो जो वर्टिकल होता है वर्टिकल मूवमेंट के रूप में काम करेगा। अब देखिए जैसे ये शब्द है सम्मित, जब वलन की दोनों जो भुजा होगी उसका झुकाव बराबर होता है, जैसे ये है, जब वलन की दोनों भुजा है उसका झुकाव क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है दोनों तरफ। जैसे ये इस तरफ भी है और ये इस तरफ है, तो इस भुजा और इस भुजा का झुकाव क्या होगा, बराबर हो रहा है। तो जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर हो रहा है तो उस वजह से जो वलन बनेगा वो सम्मित वलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी दोनों भुजा हैं इधर वाली और इधर वाली बराबर झुकी हुई है, लेवल है, समान है, तो वो सम्मित वलन है, उसका निर्माण है वो करेगी। तो साधारण जो प्रकार का वलन होता है वो सम्मित वलन ही है। तो साधारण प्रकार के जो वलन को ही अपन सम्मित वलन बोलते हैं, और इस प्रकार का जो वलन होता है, ये जो सम्मित वलन होता है, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स होता है, तो इस प्रकार के वलन की जो दोनों भुजाएं होती है, ये और ये, इन दोनों भुजाओं का जो झुकाव होता है वो बराबर होगा। तो अतः इसे सम्मित कहा जाता है, और ये खुला हुआ वलन होता है। यानी सीधा सा समझना है इस चीज़ को कि ये जो दोनों भुजाएं है, जब वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर हो रहा है, तो सीधी सी बात है अगर बराबर होगा तो वो कौन से वलन का निर्माण करेगा, वो सम्मित वलन का निर्माण करेगा। और ये किस वजह से होता है, लंबवत संचलन लगता है उसकी वजह से होता है। और ये जो वलन होता है सम्मित वलन होता है, इसको हम साधारण वलन भी बोलते हैं। और साधारण वलन का मतलब यही होता है जिसकी दोनों भुजा क्या होती है, बराबर झुकी हुई होती है, वो साधारण वलन है, वो कहलाता है। और ये एक प्रकार का अपन ये कह सकते हैं कि खुला हुआ वलन होता है। कैसा वलन होता है ये तो बात समझ में आ गई होगी। वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव बराबर हो रहा है, वो लंबवत संचलन से होगा, तो उसको अपन क्या बोले, सम्मित वलन है वो बोला जाएगा। ठीक है ना।
दूसरा होता है असममित वलन। एसिमेट्रिकल जो फॉल्स होता है असममित होता है। अब एक सममित है, दूसरा है असममित है, तो स्वाभाविक रूप से शब्द से ही पता चल रहा है ये चीज़ें कि जब वलन की एक भुजा है उसका झुकाव ज़्यादा है और दूसरी भुजा है उसका झुकाव क्या है, कम है, यानी एक खड़े ढाल वाली है और एक मंद ढाल वाली है। तो जब वलन की जो दोनों भुजाएं उसका झुकाव है वो अलग अलग होगा, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होता है, तो उसकी वजह से जो वलन बनेगा वो असममित वलन है वो बनेगा। अब ये भी है तो जो लंबवत संचलन होता है, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसकी वजह से होता है। तो देखिए इस वलन की जो दोनों भुजाएं हैं उन भुजाओं में असमानता होती है। असमानता का मतलब वही है कि एक भुजा ज़्यादा झुकी हुई होती है, दूसरी भुजा कम झुकी हुई होती है। तो एक भुजा सामान्य झुकाव वाली हो सकती है जिसका ढाल कम होगा, जैसे ये है तो इसका ढाल कम है, और ये भुजा ज़्यादा झुकी है इसका ढाल क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार जो दोनों भुजा होती है उसकी लंबाई में क्या होती है, असमानता होती है, अतः इसको अपन क्या बोलते हैं, असममित। सीधी सी पता है और सिंपल सी बात है कि जब ये वलन की दोनों भुजाएं, एक भुजा का झुकाव ज़्यादा होता है एक भुजा का झुकाव कम होगा, तो कम होगा तो उसका ढाल मंद होगा, अधिक झुकाव होता है उसका ढाल तेज होगा। तो इन दोनों में असमानता होती है और असमानता की वजह से ही जो वलन बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, असममित वलन है वो कहा जाएगा, एसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो बोला जाएगा। ये जो वलन होता है उसका है दूसरा प्रकार था। अब जो तीसरा प्रकार का वलन है वो है एक दिक्नत या एकनत वलन है। तो अपनी जो कल जो क्लास होगी तो उसके अंदर अपन जो इसके शेष रहे हुए 8 प्रकार है वलन के उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद जो अपना तनाव के अंतर्गत जो फॉल्ट वाली जो क्रिया है ब्रंस की उसको अपन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।